आज डिजिटल परिचर्चा में जहां हम आध्यात्मिक सौरभ, मानवीय मूल्य एवं सामाजिक सरोकारों के संगम आचार्य केशव पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन, वंदन। इतिहास में दो तरह के व्यक्तित्व मिलते हैं। पहले वे जो सामाजिक व्यवस्था के बीच रहते हुए सामाजिक व्यवस्था के ऊपर उठकर चलते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो इतिहास भी बनते हैं और इतिहास बनाते भी हैं। दूसरे वे जो सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए उस व्यवस्था से जूझते हुए उससे उबर नहीं पाते, वो इतिहास तो नहीं बनते लेकिन इतिहास को झिझोड़ते अवश्य हैं। आचार्य केशव एक ऐसे ही महान विभूति थे जो इतिहास भी बने और इतिहास को झिझोड़े भी। आइए हम लोग आचार्य केशव को जानने समझने के लिए उस समय के प्राकृतिक घटनाक्रम पर दृष्टि डालते हैं। प्रकृति अपना काम करती है। प्राकृतिक घटनाक्रम के तहत अपने क्षेत्र में दो महान विभूतियां तपस्यारत थीं। एक परम पूज्य देवरहा बाबा और दूसरे अनंत महाप्रभु। महाराष्ट्र से एक लड़का बाल्यकाल में किसी आध्यात्मिक तरंगों से प्रभावित होकर विभिन्न तीर्थ स्थानों, विभिन्न ऋषियों को स्पर्श करते हुए प्रयाग और प्रयाग से काशी पहुंचता है। फिर वहां से वो तरंगे उसे खींच लाती हैं जहां उस बालक का साक्षात्कार योगीराज अनंत महाप्रभु से होता है। वह बालक आगे चलकर बाबा राघव दास के नाम से विख्यात हुआ। उसने देवरिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण को केवल झकझोरा ही नहीं, एक व्यापक आधार दिया। आज जो कुछ भी वातावरण हमें प्राप्त है वह बाबा राघव दास की तरंगे हैं जो की हैं। दूसरा, देवरहा बाबा की तपस्या से जुड़कर एक बालक उनके पड़ोस में पैदा हुआ। प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हुए बाबा राघव दास जी के सानिध्य में इंटर करने के बाद बीएचयू में साधना करने, तपस्या करने, मालवीय जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच गया। वह बालक तब केशव चंद्र मिश्र के नाम से एक छात्र के रूप में वहां पहुंचा था। मालवीय जी के सानिध्य में बीएचयू के दीवालों से, उसके ईंट गारे से, उसके पेंटिंग से, उसके सुरुचिपूर्ण वातावरण से, उसके अनुशासन से, उसके संस्कारों से तृप्त होता हुआ मालवीय जी की प्रतिमूर्ति बन आचार्य केशव के रूप में, वहां व्याख्याता के रूप में, आचार्य के रूप में पदस्थापित होने के आग्रह के बावजूद भी बाबा राघव दास की प्रेरणा से देवरिया वापस आ गए और देवरिया में मरुभूमि कहे जाने वाले भाटपा रानी के मरुभूमि में मरु उद्यान बसाने के लिए अपने को संकल्पित कर दिया, अपने को दे दिया। कुछ प्राकृतिक घटनाओं की और चर्चा करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी ने, आप मिश्र जी बीएचयू में हैं, 3 केशव की चर्चा की थी। तमाम सारी समानताएं भी गिनाई थी। उसमें एक पक्ष हम भी जोड़ना चाहते हैं कि तीनों ही महाभारत के केशव, आरएसएस के संस्थापक केशव और भाटपा रानी के मरुद्यान में मालवीय शिक्षण संस्थान को स्थापित करते हुए केशव, कि तीनों के संघर्ष और रचना की परिस्थितियां एक ही थीं और तीनों ने ही एक संकल्प को पूरा किया, जो संकल्प महाभारत के केशव ने लिया था कि हम युद्ध भूमि में, संघर्ष में शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने भी नहीं किया।
आरएसएस के संस्थापक केशव ने भी नहीं किया, और उन्हीं विषम परिस्थितियों में रहते हुए आचार्य केशव ने भी नहीं किया। यह केशव की विकास यात्रा महाभारत से लेकर भाजपा रानी के मालवीय शिक्षण संस्थान तक दिखती है। इसके अलावा एक घटनाक्रम और है जिसकी चर्चा समीचीन प्रतीत होता है। एक बार भारत की सीमा का सीमांकन भगवान शंकर ने सती को कंधे पर लेकर 51 शक्तिपीठों की स्थापना करते हुए किया था। कालांतर में वह सीमा पीछे छूट गई तो आचार्य शंकर अवतरित हुए, और आचार्य शंकर ने बहुत अल्प आयु में 6 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था आचार्य शंकर ने, और 36 साल 38 साल की उम्र में चले गए थे। लेकिन भारत का सीमांकन 4 धाम के रूप में 4 किला बनाया, तपस्या का केंद्र बनाया, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया, और वहां से निकलती तरंगे आज भारत को प्रकाशित कर रही हैं। भारत उसके सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। उन्हीं तरंगों के क्रम में भाजपा का जो क्षेत्र था पूर्वी उत्तर प्रदेश का, अंधकारमय था। आदरणीय डॉक्टर टीपी सिंह जो वहां के मूल निवासी हैं, उन्होंने कहा था अपने उद्बोधन में कि भाजपा रानी नोआ खाली था, बच्चियां घर से नहीं निकलती थी पढ़ने, कोई साधन नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। आचार्य केशव वहां स्थापित हुए उन्हीं तरंगों को लेकर, और वह प्रकाश पुंज आज भी प्रकाशित कर रहा है। आइए प्रकृति की एक विकास यात्रा और देखते हैं। प्रकृति के विकास यात्रा में एक बार ऐसे ही मानवीय संवेदनाएं, मानवता संकट में पड़ गई तो प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ था। युद्ध के मैदान में शस्त्र ग्रहण कर भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था, शस्त्र ग्रहण करने के बाद कि हम निश्चलों का नाश करेंगे, शांति बहाल करेंगे, ऋषियों मुनियों की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ऐसा किया। उसी प्रकृति की यात्रा का जो दूसरा चरण हुआ वह भगवान केशव के रूप में, महाभारत के केशव के रूप में अवतरित हुए। उनके सामने भी वही विषम परिस्थितियां थीं। उन्होंने भी संकल्प लिया, लेकिन उस विकास यात्रा में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, फिर भी शांति बहाल करूंगा, तामसी वृत्तियों का नाश करूंगा, और किए। वही प्रकृति की विकास यात्रा बुद्ध के रूप में जब आती है तो पूर्णतः अहिंसा को स्वीकार करते हैं, शस्त्र फेंक देते हैं, और उन्होंने शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। वही प्रकृति की यात्रा बुद्ध के बाद आगे बढ़कर गांधी के रूप में देखते हैं तो गांधी ने अहिंसा के साथ साथ सत्य को भी स्वीकार किया, सत्य और अहिंसा का आग्रह बनाया, और तामसी वृत्तियों को भगाया, आत्मशांत किया, सामाजिक व्यवस्था ठीक किया। और वही प्रकृति की यात्रा के रूप में आचार्य केशव जब भाजपा रानी के मरुभूमि में सृजन में लगे तो सत्य और अहिंसा के साथ साथ सौंदर्य को भी अपने साथ जोड़ा, और सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना करते हुए, साकार करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए, अपने जीवन का आधार बनाते हुए मालवीय शिक्षण संस्थान की रचना पूर्ण किया। यह आचार्य प्रकृति की विकास यात्रा में भी आचार्य केशव। आइए अब थोड़ी चर्चा सृजन काल की करते हैं। इन सारे तपस्या शक्ति आशीर्वादों से संयुक्त होकर आचार्य केशव ने सृजन की यात्रा में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा को, हम लोग मानते हैं कि औपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था हस्तक्षेप होता है, उससे गुणात्मक वृद्धि होती है, उसमें सौंदर्य आता है, सार्थक होता है, रचनात्मक होता है, सुग्राह्य होता है, सुरुचिपूर्ण होता है। और आचार्य केशव ने इसे अपनाया।
तमाम सारी अनौपचारिक गतिविधियां, तमाम सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, राजनेता आते थे और बच्चों से विकास यात्रा की बात करते थे, उनके पठन पाठन की बात करते थे, उसमें सौंदर्य भरते थे। 3 बातें हैं जिस पर बात करनी थी। आचार्य केशव में आध्यात्मिक सौरभ, इसकी चर्चा करते हुए कहना चाहेंगे, 1-2 उदाहरण देना चाहेंगे। 2 घटनाक्रम आता है। एक, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला की स्थापना अपने मित्र लल्लन जी व्यास जी के साथ आचार्य जी ने किया था। वह समय जटिल काल था, अयोध्या से भी वह प्रसंग हल नहीं हो पा रहा था, क्षेत्रीय स्तर पर बात हो रही थी और यह मनीषी जो वैश्विक दृष्टि रखता था, उसने कल्पना किया कि राम और रामायण ये तो विश्व की धरोहर है, विश्व को प्रभावित करता है। इस सोच के साथ अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला की स्थापना की और अपने देश में और विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन हुआ। आचार्य जी के नहीं रहने पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के संस्थापक लल्लन जी व्यास जी का दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके निर्देशन में कई वर्षों तक उनके साथ रहे, उनका आशीर्वाद मिला। दूसरा, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने का जो प्रयास था, माउंट आबू में जहां जाना भी एक कल्पना होता है। बहन बिमला ठकार रहती थी। आचार्य श्री ने बहन बिमला ठकार को अपना बहन बना लिया। बिमला ठकार जी भैया कहती थी आचार्य केशव को। हम लोगों ने जो देखा एक साथ भाई और बहन को, एक बार आचार्य जी ने मालवीय शिक्षण संस्थान में कोई आयोजन किया। बहन बिमला ठकार उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी, आशीर्वाद देने आई। हमने वैसा अद्भुत कार्यक्रम आज तक नहीं देखा। भाजपा रानी स्टेशन से जब उतरी, स्टेशन से लेकर मालवीय शिक्षण संस्थान के गेट तक, ऑफिस तक कालीन बिछे हुए थे और स्टेशन से लेकर संस्थान तक दोनों सड़क के दोनों तरफ बालिकाएं पुष्प लेकर खड़ी थीं। जब भाई बहन आचार्य केशव और बहन बिमला ठकार उस बीच से गुजर रहे थे, फूलों की बरसात हो रही थी। लग रहा था स्वर्गलोक से इंद्र फूलों की वर्षा कर रहे हों। बहन बिमला ठकार जब ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने कहा, भैया केशव, हमें उन बालिकाओं से मिलवाओ जो रास्ते भर हमारा स्वागत की हैं। आचार्य जी ने निर्देश दिया। 4-5 बालिकाएं वहां खड़ प्रस्तुत हुई। बहन बिमला ठकार ने पूछा, अपनी समस्याएं बताओ, अपने सुख दुख बताओ। बालिकाओं ने मालवीय शिक्षण संस्थान और वहां के पठन पाठन, वहां के वातावरण की चर्चा करते हुए, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक समस्या भी बताई थी। बच्चियों ने कहा था कि हम लोगों के पास आने जाने का घर से कोई साधन नहीं होता था। हम लोग पैदल चल के आते हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से। जाने में रात हो जाता, डर लगता है। अगर विद्यालय में एक हॉस्टल बन जाता लड़कियों के लिए तो हम लोगों को सुविधा मिल जाती। बहन बिमला ठकार ने तुरंत ही अपने भाई आचार्य केशव से कहा, भैया एक नक्शा प्रस्तुत करके उसका बजट ले आओ, हॉस्टल हम बनवाएंगे बच्चियों के लिए। ऐसे महापुरुष थे आचार्य केशव। इसके बाद सामाजिक सरोकारों में एक नाम आता है विनोबा भावे जी का। संत थे उस जमाने के। आचार्य जी ने संत विनोबा भावे से अपने को जोड़ा। भूदान यज्ञ में उनके साथ गांव गांव गए और बड़े ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से, व्यापक स्तर पर भूदान यज्ञ में अपनी सहभागिता, अपने जिले की सहभागिता बनवाई। उसके साथ ही एक और महापुरुष उस जमाने से संघर्षरत हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी। वो पूरे दुनिया में और पूरे भारत में युवाओं और युवतियों को लेकर उनमें नेतृत्व की भावना पैदा करने, एकता की भावना पैदा करने, ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए
प्रयास करते रहते हैं। आचार्य जी ने जोड़ा सर सुंदरलाल बहुगुणा से। दो महापुरुष उस समय उनको साथ मिले उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका नाम लेना भी अच्छा लगेगा। एक सुरेंद्र मोहन तिवारी जी थे, और इन लोगों के आचार्य जी के एक साथी होते थे आदरणीय शास्त्री जी, जो संस्कृत बोलते थे तो लगता था कि भोजपुरी बोल रहे हैं, हम लोग भी समझ लेते थे जो संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। संस्कृत के विकास के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, बोलचाल की भाषा बनाने के लिए आदरणीय शास्त्री जी और सुरेंद्र मोहन तिवारी जी ने आचार्य जी की देखरेख में व्यापक स्तर पर गांव गांव इसका एक अभियान चलाया, जोड़ने का यत्न किया। दूसरे एक सुरेंद्र मोहन शुक्ल जी थे। सुरेंद्र मोहन शुक्ल जी को की चर्चा करने के पहले एक बहुत बड़े संस्थागत ऋषि उस जमाने के, तब मिर्जापुर में, अब सोनभद्र में वनवासी सेवा आश्रम के रूप में जाना जाता है, प्रेम भाई जी और उनकी पत्नी डॉक्टर रागिनी बहन, दोनों लोगों ने मिलकर पहाड़ों को बांधकर खेत बनाया, डैम बनाए और सामाजिक सरोकारों का एक इतिहास बनाया। आचार्य जी के मित्र थे प्रेम भाई जी, उनकी देखरेख में सुरेंद्र मोहन शुक्ल जी ने उस जमाने में प्रौढ़ शिक्षा का अभियान शुरू किया, लीगल साक्षरता का अभियान शुरू किया। जब लालटेन से लेकर शाम को लोगों को साक्षर करने का प्रयास होता था, आचार्य जी का यह प्रयास था। आचार्य जी के नहीं रहने पर प्रेम भाई जी के पास भी मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया और अपने आश्रम पर रखे और तमाम सारे निर्देशों के साथ, सहयोग के साथ मुझे जब तक रहे मदद करते रहे। आज भी वह आश्रम आराम से चलता है, व्यवस्थित चलता है, उनकी पुत्री है जो देखती है, चलाती है। एक घटनाक्रम का और जिक्र करूंगा, ग्राम स्वराज्य की और ग्राम उद्योग की। बाबा राघव दास के साथ साथ आचार्य केशव के समीकरण में उसी काल में अपने गोरखपुर से लेकर सिवान गोपालगंज के बीच में बाबा राघव दास की भावनाएं उसमें सम्मिलित थी। बहुत सारे गांव-गांव में लेप्रोसी के हॉस्पिटल खुले, जो भवन से युक्त बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें निकले छात्र विदेशों में चिकित्सक हुए, पैथोलॉजिस्ट हुए। हमारे गांव नोनापार के भी एक डॉक्टर शिवानंद तिवारी उसी संस्थान से निकले, जाके विदेश में चिकित्सक हुए। बहुत सारे लोग हुए। इसके समानांतर एक घटना और घट रही थी। गांव गांव में रोजगार के लिए तब अमर चरखा का जमाना आया था। एक महात्मा जगदीश दीन जी हुआ करते थे। मैरवा में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था जहां से घटनाएं संचालित होती थीं। और हम जब उस क्षेत्र में गए तो देखा गांव गांव में जगदीश दीन जी द्वारा दिया गया अमर चरखा, बाकायदे प्रशिक्षण दिया था उन्होंने। मैरवा में एक आश्रम खोला था जहां से सूत मिल जाता था और सूत धागा बनाने के बाद उस सूत को वापस कर देते थे, बीच के श्रम की पूंजी मिल जाती थी। ऐसा संधान किया था। आचार्य केशव ने भी उसको अपनाया, देखा, सहयोग किया, समर्थन किया। इस तरह से गांव को भी रोजगार से तृप्त करने का, गांव में रहकर आगे बढ़ने का एक कार्यक्रम चलाया जो अनूठा था। आज भी वर्तमान सरकार भी उसे करने के लिए प्रयासरत है कि कैसे हम गांव में रहकर लोगों को रोजगार दे सकें, लोगों को कौशल से युक्त कर सकें, उनके कौशल का उपयोग कर सकें। एक बड़ी घटना थी, लेके चल रही थी। इसके बाद आचार्य केशव ने जो संदेश दिया था, जो आगे बढ़ने का उपक्रम बताया था, उसकी एक झलक मैं चूंकि उनका छात्र नहीं था, हम तो आयोजक थे छोटे छोटे, लेकिन आचार्य जी को बहुत गौर से देखा करते थे। हालांकि मैं जब छात्र था, जब मैं उनको देखता था तो मैं सोचता था कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो वैसे ही धोती कुर्ता पहनूंगा, वैसे ही मूंछ रखूंगा अपनी, और उस वैसे ही दुपट्टे रखेंगे कंधे पर। लेकिन अपनी जीवन शैली वैसी नहीं बन पाई, वैसा नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि मेरे में साहस का अभाव था, मैं वैसा नहीं कर पाया। लेकिन वो दिन भूलता नहीं है जब आचार्य जी भारतीय शिष्टमंडल के साथ मॉरीशस गए थे।
देवरिया रेलवे स्टेशन पर हम लोग उनको गाड़ी पर चढ़ाने गए थे, और जब वो लौट के आए तो संस्मरण सुनने भी हम लोग गए थे। एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा। जब लौट के आए जो संस्मरण सुना रहे थे, जितने लोग गए थे देश से, ये सारे लोग हिंदी में बात करते हुए गए, और जब वहां मॉरिशस के लोग इनका स्वागत करने आए, ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन स्वागत करने वाले भोजपुरी में इनका स्वागत किए, इनका अभिवादन किए। ये सारे लोग सतर्क हो गए, अरे मॉरिशस में भोजपुरी में स्वागत, और हम लोग भोजपुरी के घर से जा रहे हैं हिंदी में बात करने, उनसे हिंदी में बात करना चाह रहे थे। तभी सतर्क हो गए और भोजपुरी को स्मरण करने लगे, भोजपुरी का अभ्यास करने लगे। बहुत सारे लोग भोजपुरी के अभ्यास में नहीं थे, फिर भी वहां भोजपुरी को देखा, सुना, समझा। एक भारत से हिंदी को लेकर विश्व स्तर पर जाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया आचार्य केशव ने। उसी श्रृंखला में आचार्य जी के पदचिन्हों पर हम जाते नहीं, तरंगे ले जाती हैं कहीं से। मुझे भी विज्ञान यात्रा में प्रोफेसर डॉक्टर लारी आजाद जी के नेतृत्व में देश के 70-72 साथी हमारे गए थे, साहित्यकार गए थे। विज्ञान से हम अकेले गए थे, 12 दिन रहे चाइना में। वहां तमाम सारे साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ हमारा विषय साहित्य में विज्ञान लेखन की चर्चा हम करते थे। तमाम सारे लोग भारत के और चाइना के जो आते थे, सुनते थे। लोगों को आश्चर्य होता था, ये कैसी विधा, साहित्य में विज्ञान लेखन, विज्ञान कथा, विज्ञान कहानी, विज्ञान गीत। लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं आचार्य केशव के जीवन की पड़ी हैं। इसको आत्मसात करते हुए जो 3 बातें आचार्य केशव ने अपनाई, सत्य हो, अहिंसात्मक हो और सौंदर्य हो, यह जीवन के 3 मूल्य हैं। इन 3 मूल्यों को जीवन में अपनाकर सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना को साकार किया जा सकता है और जीवन को धन्य किया जा सकता है। और जो कुछ काल धरती पर रहने का मानव जीवन में मिला है, उसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। अंत में यह कोरोना महामारी का महाकाल है। 2 बातें बहुत आवश्यक हैं ध्यान देने की। तन की दूरी बनी रहे और मास्क का उपयोग भी करें और हाथ को साबुन से धोते रहें। इन्हीं संदर्भों के साथ आचार्य केशव को हम कहते हैं बार बार कि हम आचार्य केशव को कर्तव्यांजलि अर्पित करते हैं। जो कुछ शेष जीवन का बन सकेगा, आचार्य श्री के इन विचारों को आगे ले चलने के लिए प्रयासरत रहूंगा। इसके बाद आचार्य जी ने मुझे बुलाया था। बुलाने का भी एक कारण था। एक बार मैंने ऑल इंडिया महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कराई भटनी के रेलवे स्टेडियम में। पहली बार ऐसा लड़कियों के फुटबॉल का आयोजन हो रहा था। हमारे शुभेच्छु रिश्तेदार डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी के सहयोग से वह आयोजन संपन्न हुआ था। एक दिन आचार्य जी उसके मुख्य अतिथि थे। बड़ी भीड़ होती थी, 30-35 हजार की भीड़ आती थी। आयोजन के पश्चात आचार्य जी ने मुझे बुलाया था और कहा था कि एक संस्था बना लो, और कुछ आयोजन करने की सीख भी उन्होंने दिया था। मन में संकल्प है, उनके दिए गए सुझावों का, उपदेशों का, निर्देशों का आगे के जीवन में उपयोग करते रहेंगे। जय विज्ञान, जय केशव।